नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है नवंबर में। झारखंड का भी उसी समय होगा, लेकिन आज बात केवल महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी पूरे चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा। आज केवल और केवल उद्धव ठाकरे के बारे में बात करूँगा। देखिए, राजनीति क्या क्या दिन दिखाती है, कैसे कैसे दिन दिखाती है। एक समय था जब मुंबई में, महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से मुंबई में बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी। वो मुंबई के टाइगर माने जाते थे, शेर माने जाते थे। और उद्धव ठाकरे, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप खुद समझदार हैं जो उनकी स्थिति है। हिंदू हृदय सम्राट का बेटा मुसलमानों का चहीता बन जाए। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी वैचारिक यात्रा तय की है उद्धव ठाकरे ने। तो उस वैचारिक यात्रा के भी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शुद्ध रूप से जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे क्यों छोड़कर गए साथ बीजेपी का? मैं बीजेपी जो कहती है, जो दावा करती है, उस सब को गलत मान लेता हूँ। उस पर किसी बात पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा कि समझौता हुआ था, दो बातें थी कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, दूसरा था 2.5 साल के लिए। मान लीजिए दोनों बातें सही हैं। चुनाव के बाद बीजेपी ने धोखा दे दिया, ये शब्द है उद्धव ठाकरे का। धोखेबाजी की और मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और किसके साथ गए? जिसके खिलाफ राजनीति करते हुए उनके पिता ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन, अपना पूरा जीवन लगा दिया, शरद पवार और कांग्रेस के साथ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता की भूख कितनी ज़्यादा प्रज्वलित हो चुकी थी। अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाए तो आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अग्नि दिखाई देती है। तो सत्ता की भूख जो है वो प्रज्वलित हुई। उस सत्ता की भूख की अग्नि के आगे उद्धव ठाकरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया बीजेपी का। अब साथ छोड़ा मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बन गए। तो जीवन की जो सबसे बड़ी साध थी पूरी हो गई। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कुछ और सोच रखा था। उनको समझ में आ गया कि हम जिस विचारधारा को लेकर चले थे, जब कार्यकर्ता बने थे, शिवसेना के शिव सैनिक बने थे, बाला साहब ठाकरे ने जो सिखाया था, उद्धव ठाकरे उसके ठीक उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। तो उन्होंने तय किया। आप कह सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा थी, आप कह सकते हैं कि उनको परेशानी हो रही थी, आप कह सकते हैं कि उनका स्वार्थ था, आप कह सकते हैं कि बीजेपी से उनको जो शिवसेना से मिल रहा था, उद्धव ठाकरे से उससे ज़्यादा मिलने वाला था। ये सब आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे पर आप एक आरोप नहीं लगा सकते, और वो है कि उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया। उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। तो विचारधारा का जो साथी था लंबे समय से, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ चले गए और अपनी पार्टी का विलय भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाए रखा। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को मूल शिवसेना की मान्यता दे दी। अब उद्धव ठाकरे की राजनीति के बारे में सोचिए। 2.5 साल के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अपने पिता का सारा पुण्य प्रताप जो है डुबो दिया, और जिस राजनीतिक रास्ते पर चले उस पर कभी शिवसेना चली ही नहीं थी। तो जब लोकसभा चुनाव, माना यह गया कि शिवसेना की राजनीतिक विरासत उनको मिलेगी, उनको सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि एक प्रचार हो रहा था उद्धव ठाकरे की ओर से कि एकनाथ शिंदे गद्दार है। तो उनको लगा कि शिवसैनिक उनको गद्दारी की सज़ा देंगे। लेकिन शिवसैनिक तो ऐसा मानने को तैयार नहीं हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोकसभा चुनाव का नतीजा बता रहा है। उस गठबंधन में, जिसका नाम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी रखा गया, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे और कांग्रेस पार्टी थी, उसमें उस समय हैसियत उद्धव ठाकरे की सबसे ज़्यादा थी। वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और उसके अलावा विधानसभा में उनकी पार्टी की
सबसे ज़्यादा सीटें थी, हालांकि वो फिर सबसे कम हो गई जब एकनाथ शिंदे अलग हो गए। 56 विधायक जीतकर आए थे 2019 में शिवसेना के, 38 लेकर चले गए एकनाथ शिंदे, बाकी के उद्धव ठाकरे के साथ रह गए। फिर भी ये माना गया कि उनका जनाधार बचा हुआ है और उनको ऊपर से सिंपैथी मिलेगी कि पार्टी तोड़ दी, उससे बीजेपी के प्रति नाराज़गी होगी, और एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की इसलिए शिवसैनिकों की सिंपैथी मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन में सीटों का जब बंटवारा हुआ तो सबसे बड़ा हिस्सा मिला उद्धव ठाकरे को। 21 सीटें, 48 में से 21 सीटें, जब दो ही पार्टियां थी, शिवसेना और बीजेपी बड़ी पार्टी थी लोकसभा की दृष्टि से और बाद विधानसभा की दृष्टि से भी हो गई, तब भी बीजेपी को लड़ने के लिए गठबंधन में 25 सीटें मिलती थी। लेकिन 48 में 3 पार्टियों के होने के बावजूद शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को 21 सीटें मिली। जीते कितनी? सिर्फ 9। और ये जो कहा जाता, अभी तक बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कितना शिवसेना का जो ट्रेडिशनल वोट था वो उद्धव ठाकरे को मिला, कितना एकनाथ शिंदे को मिला। बड़े रोते गाते कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ, एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादा वोट गया, उद्धव ठाकरे के पास थोड़ा कम वोट आया। अब जरा चुनाव नतीजों पर और जो वोटिंग पैटर्न था उस पर गौर कर लीजिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी अपना जो ट्रेडिशनल जनाधार था कोंकण का, बुरी तरह से हार गई। अब आप कहेंगे मुंबई में तो जीत गए, मुंबई में जीते, उसके अलावा मराठवाड़ा में जो जीते 2 वोटों से, जो कभी शिवसेना के नहीं थे। एक मुसलमान वोट, मुसलमानों ने खूब दिल खोल के उद्धव ठाकरे को वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ कोई शंका की गुंजाइश नहीं। दूसरा जो बौद्ध दलित हैं, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा इसके नाम पर उनको जहाँ जहाँ शिवसेना का उम्मीदवार था वहाँ शिवसेना को, वैसे अगाड़ी को मिला, जहाँ उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार था वहाँ उनको मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा जगहों पर उनको मिला। उसकी वजह से उनकी जीत हुई 21 में से 9 सीटों पर। एकनाथ शिंदे को सीटें मिली 15, उसमें से वो 7 जीत गए। उद्धव ठाकरे से 6 सीटें कम लड़े और सिर्फ 2 सीटें कम जीते। जबकि ये कन्फ्यूजन बना हुआ था, मतदाता के मन में भी कन्फ्यूजन था कि किसके साथ जाएं, उद्धव के साथ जाएं, एकनाथ शिंदे के साथ जाएं। और उस गठबंधन में महायुति जिसका नाम है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं, उसमें अजित पवार की पार्टी गड्ढा साबित हुई। वो न तो वोट अपने साथ रख पाई और फिर अपने साथी दलों को ट्रांसफ़र कराना तो बहुत दूर की बात थी। तो दरअसल अजित पवार को बीजेपी और एकनाथ शिंदे कंधे पर लेकर चले, और कंधे पर जिसको लेकर चलते हैं वो बोझ ही होता है जब तक कि आपकी संतान ना हो या माता पिता ना हो। तो अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों के लिए बोझ बन गए। लेकिन वो कहानी अलग है, आज अजित पवार की बात नहीं कर रहे हैं, आज केवल उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो उद्धव ठाकरे को पता चला कि जिसको सेमीफाइनल समझ रहे थे वो तो फाइनल हो गया। यानी तय हो गया कि किस गठबंधन में किस पार्टी की कितनी ताकत है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, उद्धव ठाकरे से 4 कम सीटों पर, और 13 सीटें जीती। शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर लड़ी, 8 सीटें जीती। तो इस गठबंधन में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सबसे खराब स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे का रहा। तो इस गठबंधन में के फिसड्डी उद्धव ठाकरे निकले और उधर महायुति के गठबंधन में फिसड्डी निकले अजित पवार। तो दोनों गठबंधनों में फिसड्डी कौन है 3 पार्टियों में से, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बता दिया। अब मुश्किल हो गई उद्धव ठाकरे के लिए। अभी मैं इस बात पर भी नहीं जा रहा हूं कि इस विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, उसमें अभी समय है। मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे आए क्यों, बीजेपी को छोड़कर क्यों आए, अब ये बताना उनको अपने ही शिव सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो दावा कर रहे थे, मैंने शुरू में ही कहा कि जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं उसी को मानता हूं।
वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वादा किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। मान लीजिए वादा किया था, तो बीजेपी ने इतना वादा किया था ये तो आप मान ही रहे हैं। और यहां तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाने को तैयार नहीं है। तो भाई आखिर शिवसैनिक जो अभी साथ है उद्धव ठाकरे के, वो पूछेगा फिर क्यों गए? ये गुनाह बेलज्जत होने की क्या ज़रूरत थी? जात भी गवाई, भात भी नहीं मिला, तो आप हिंदुत्व से सेकुलरवादी हो गए। हिंदू हृदय सम्राट का बेटा मुस्लिम वोटों पर आश्रित हो गया। ये कमाई है उद्धव ठाकरे की 2019 से 2024 के बीच की राजनीतिक कमाई की बात कर रहा हूं, दूसरी कमाई के बारे में बोलना ठीक नहीं। तो 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहे, तो उसकी कितनी बड़ी कीमत शिवसैनिकों ने और हिंदुत्व की विचारधारा ने चुकाई, इसका भी जवाब तो उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा कि वहां आपको मुख्यमंत्री बनाने का कम से कम वादा किया था। चलिए बाद में तोड़ दिया, धोखा दिया, जो भी कहना चाहें आप, यहां तो कोई वादा करने को तैयार नहीं है। अब एक नया दांव चला, उनको अपने मतदाताओं को जवाब देना है। तो उन्होंने कहा कि पहले ही जो है फैसला हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। ये इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि चुनाव के बाद किस पार्टी की कितनी सीटें आती हैं, जिसकी अधिक आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तो अब आप देखिए कि उन्होंने अपने पुराने पाप का चिट्ठा खोल दिया। उनसे पूछा गया क्यों भाई, ये तो सब जगह गठबंधन में तो इसी तरह से होता है। आमतौर पर एक आध अपवाद छोड़ दें तो होता यही है कि गठबंधन को जब बहुमत मिलेगा तब जो घटक पार्टियां हैं वो मिलकर तय करेंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और आमतौर पर ये आम चलन है कि जिस पार्टी के विधायकों की संख्या ज़्यादा होती है उसका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसके अपवाद भी हैं, लेकिन आम चलन यही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नीति है ये पीठ में छुरा भोंकने वाली नीति है। गठबंधन में इस नीति को महत्व क्यों देना चाहिए? उनसे पूछा गया कि ये छुरा भोंकने वाली नीति क्या हो गई। बोले जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, इतना लंबा चला, तो दोनों पार्टियों के बीच में इस बात पर सहमति थी कि चुनाव के बाद जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक आएंगे उस पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तो उसकी वजह से होता ये था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करती थी कि वो हमसे आगे ना बढ़ने पाए, जिससे मुख्यमंत्री का पद हमको मिले। और मैं अपने पिछले 1-2 वीडियो में कह चुका हूं कि 1999 में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं बनी, उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि शिवसेना को डर था कि बीजेपी आगे निकल जाएगी। और उसके अलावा 2019 में भी जब बीजेपी के साथ थे उद्धव ठाकरे, तो शरद पवार से बातचीत कर ली थी उन्होंने कि जहां जहां बीजेपी का उम्मीदवार है वहां हम शिवसेना का वोट आपको ट्रांसफर कराएंगे। ऐसा महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा है और उद्धव ठाकरे की इस स्वीकारोक्ति से ये इस बात की पुष्टि हो जाती है। अब उद्धव ठाकरे बड़े मुश्किल में फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाला साहब थोराट, उनका कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। इसके जवाब में विधान परिषद में विपक्ष के नेता जो उद्धव ठाकरे के फैक्शन के नेता हैं, उन्होंने कहा कि शिवसैनिक और बहुत से लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बने। शरद पवार ने साफ साफ मना कर दिया। नतीजे आने से पहले मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार तय नहीं होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद तय होगा। अब उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। वहां खुद ही कह रहे थे कि बीजेपी ने वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का, यहां तो उम्मीदवार बनाने का भी वादा नहीं कर रहे। तो भैया क्या लेने आए थे यहां? और इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है। जो चुनाव नतीजे आए हैं उनको देखते हुए स्ट्राइक रेट तीनों पार्टियों में सबसे अच्छा एनसीपी का, मतलब शरद पवार के फैक्शन का है, उसके बाद कांग्रेस का है और तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं। तो ये मानना कि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा विधानसभा चुनाव में, ये बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में उद्धव ठाकरे के पक्ष में चला गया। जिन मुसलमानों ने उन्हें खुलकर वोट दिया था
वो उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे कि वक्त पर जब बिल आया संसद में, आपके फैक्शन के लोकसभा सदस्य क्यों सदन से उठकर चले गए, क्यों नहीं विरोध किया? तो हमने आपको किस लिए वोट दिया? तो लोकसभा में जितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिले थे उद्धव ठाकरे को, उतने ही मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। कम होंगे, कितना कम होंगे ये पता नहीं। बहुत कुछ बातों पर निर्भर करता है, किस तरह का नैरेटिव बनता है, मुख्य मुद्दा क्या बनता है चुनाव का, इन सब बातों पर निर्भर होगा। उसके अलावा आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। तो जो बौद्ध दलित आपके साथ आए थे इस बार आएंगे, इसकी क्या गारंटी है और किस वजह से आएंगे? आप जो प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आ गई, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर आरक्षण दलितों का खत्म हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो आपका झूठ तो पकड़ा गया, लोगों के सामने आ गया। तो अब उस बात से क्यों प्रभावित होंगे लोग? वो वोटर बीजेपी को वोट देगा नहीं देगा ये अलग बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में तो पुनर्विचार करेगा ही कि इस आदमी ने झूठ बोलकर हमसे वोट लिया, इस पार्टी ने झूठ बोलकर हमारा वोट हासिल किया। अब वो एनसीपी को दे दें, कांग्रेस को दे दें, बीजेपी को दे दें, ये सब तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे को कम से कम उसी पैमाने पर बौद्ध दलितों का वोट तो नहीं मिलने वाला है। तो बहुत बुरे फंस गए हैं उद्धव ठाकरे। चौबे जी छब्बे बनने की कोशिश में दुबे भी नहीं रह पाएंगे लग रहा है। वो चौबे जी तो दुबे रह गए थे, ये चौबे जी दुबे भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनती है, उनको बहुमत मिलता है, तो ये आप मान कर चलिए कि उद्धव ठाकरे का फैक्शन उसमें नंबर 1 नहीं होगा, और जो फैक्शन नंबर 1 नहीं होगा उसका नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे उस समय ठीक है, नंबर 1 थे, ज़्यादा संख्या थी, लेकिन उस समय मान गए थे, अब क्यों नहीं मानेंगे कांग्रेस और शरद पवार? उस समय कांग्रेस और शरद पवार का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में ना आने पाए, और बीजेपी को 2019 में सत्ता में आने से रोकने का एक ही तरीका था कि उद्धव ठाकरे को साथ लो और उद्धव ठाकरे जो मांग कर रहे हैं वो पूरी कर दो। 2024 में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुमत मिलेगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उद्धव ठाकरे का नहीं होगा। तो वो तो क्लेम करेंगे कि हमको मैंडेट मिल गया है, हालांकि मैंडेट को मानते कहाँ हैं। 2019 में मैंडेट तो भाजपा शिवसेना के गठबंधन को मिला था, उसको तो माना नहीं। लेकिन वो क्या मानते हैं नहीं मानते हैं अलग बात है, सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा। अब देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं। संजय राउत जो उनके परम प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी बताए कि उसके पास मुख्यमंत्री पद का कौन सा चेहरा है। अरे भाई, आपको क्या मतलब? मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति आएगी तो कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी उसका कौन सा चेहरा होगा। तो उनका कहने का मतलब है कि आप में से किसी के पास चेहरा है नहीं। शरद पवार के साथ अजीत पवार थे, वो भी चले गए हैं, तो चेहरा तो हमारे ही पास है। तो कांग्रेस के पास जो है संजय राउत के हिसाब से कोई चेहरा ही नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे के साथियों को लगता है कि उनके अलावा मुख्यमंत्री बनने योग्य पूरे गठबंधन में कोई है ही नहीं। लेकिन गठबंधन के साथी भी ये माने तब तो गठबंधन के साथी तो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने तो आश्वासन भी नहीं दिया है। तो विधानसभा का चुनाव जो राज ठाकरे के जाने के बाद नहीं हुआ शिवसेना में, राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत नहीं ले पाए, वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे का। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की राजनीतिक विरासत एकनाथ शिंदे के हाथ जाती हुई दिखाई दे रही है, और लोकसभा चुनाव के नतीजे इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो आप मान कर चलिए कि विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी उद्धव ठाकरे फिर मुख्यमंत्री बन जाए, और शरद पवार भी क्यों चाहेंगे?
उससे उनको क्या मिलने वाला है? उस समय तो बीजेपी को रोकने का, सत्ता में आने का मौका था, और उनका दावा था कि बीजेपी का अहंकार तोड़ दिया। अभी तो वो सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब तो उद्धव ठाकरे का अहंकार तोड़ना है उनको, और ये बात अभी उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आ रही है। सांगली में अभी एक सभा हुई है। सांगली के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे पतंगराव कदम, उनकी मूर्ति का अनावरण होना था। उसमें राहुल गांधी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। उद्धव ठाकरे उसमें नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि सांगली में कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय का समर्थन किया, वहाँ से उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल कैंडिडेट था गठबंधन का, और उस निर्दलीय को कांग्रेस ने जिता दिया। तो उसकी नाराज़गी है कि हमारे साथ धोखा किया। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलों का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और विधानसभा चुनाव आते आते ये बढ़ने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री का दावा चला था, उसका एक और कारण था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो भाई हम अगर लीड कर रहे हैं गठबंधन को तो हमारी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस और शरद पवार को भी ये समझ में आ रहा था खेल। उद्धव ठाकरे से बड़े खिलाड़ी हैं वहाँ, तो वो समझ गए थे कि वो किस लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मतलब आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपकी पार्टी को गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। आपकी परफॉर्मेंस ये बता रही है कि आप इसकी योग्यता नहीं रखते। उसके अलावा 19 में जितने जीत कर आए थे उनको भी आप बचा कर नहीं रख पाए। 56 में से 38 तो एकनाथ शिंदे ले गए। तो सबसे मजबूत दावा तो कांग्रेस का बनेगा, भाई हमारा विधायक तो टूट कर नहीं गया। लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आए हैं, और प्रदेश की लंबे समय से हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। उद्धव ठाकरे का दावा क्या है? 2.5 साल का मुख्यमंत्रित्व है जो है, उसके अलावा उनका कोई दावा नहीं है। तो भाजपा शिवसेना के गठबंधन में भी नंबर 2 की पार्टी बन गए थे। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य तय करने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।